आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे रीजंस शेयर करने लगा हूं कि जो स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स को मालूम लाजमी होने चाहिए कि जिनको या जो सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम फ्रैक्चर, फ्रॉम ब्रेकेज ऑफ बोन, फ्रॉम क्रैकिंग ऑफ बोन, और उनके माइंड में एक सवाल है कि हमारी टूटी हुई हड्डी जुड़ने में या यूनियन ऑफ फ्रैक्चर जो है वो बोन्स का आपस में जो फ्रैक्चर्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ बोन है उनका आपस में जो जुड़ने का अमल है वो स्लो डाउन क्यों हो गया है या उनका फ्रैक्चर हील क्यों नहीं हो रहा। मैं इस चीज़ को रिवाइज करता हूं कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स के लिए, क्योंकि फ्रैक्चर पे जो मैंने रिसेंट अपनी वीडियोस बनाई हैं उन पे क्वेरीज आती हैं, सवालात आते हैं कि हमारा फ्रैक्चर जो फ्रैक्चर्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ बोन है वो यूनाइट करने में इतना प्रॉपर नहीं हो रहा और टाइम समय क्यों लग रहा है। ये वीडियो आप लोगों को एजुकेट करने के लिए है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी वजूहात डिस्कस करूंगा जो फ्रैक्चर फ्रैक्चर से मुराद के डिसकॉन्टिन्यूशन इन द लेंथ ऑफ बोन के बोन का टूट जाना ड्यू टू हिस्ट्री ऑफ फॉल, ट्रॉमा, एक्सीडेंट, किसी भी वजह से अगर ज्वाइंट डिस्ट्रप्शन हो जाती है, बोन टूट जाती है तो वो फ्रैक्चर कहलाता है। और फ्रैक्चर 5 वजूहात कौन सी हैं कि प्रॉपर हील नहीं हो पाता या उसकी जो हीलिंग है वो बहुत स्लो रह जाती है। इन वजूहात में जो नंबर 1 रीजन है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड ब्लड सप्लाई टू द टारगेटेड एरिया। यानी आपको लेट्स सपोज टिबियल शिन बोन का फ्रैक्चर है और फ्रैक्चर्ड साइट पे आपकी जो सर्कुलेशन है वो ब्लड की सप्लाई अफेक्ट हुई है, मुतासिर हुई है, क्योंकि अब इसका कनेक्शन कैसे आप बिल्डअप करेंगे कि फ्रैक्चर्ड साइट पे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स दैट विल हील अप द फ्रैक्चर इन अ रैपिड मैनर वो नहीं पहुंच पाएंगे। ब्लड सप्लाई की डिस्ट्रप्शन, ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो गई है मुतासरा फ्रैक्चर की साइट पे, और जो ब्लड सप्लाई के जरिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आके उसको हील अप करेंगे फ्रैक्चर्ड साइट को, अगर वो नहीं मिल रहे तो जाहिरी बात है आपका फ्रैक्चर या तो स्लो हील होगा या उसकी प्रॉपर हीलिंग में बहुत असर आएगा। नंबर 2 रीजन, डायबिटिक पेशेंट्स, शुगर के मरीजों में जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर जो माइक्रो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। और अगर हम रिसर्चेस की बेसिस पे बात करें तो डायबिटिक और नॉन डायबिटिक, शुगर के मरीज और शुगर के बगैर जो मरीज हैं, और दोनों में अगर फ्रैक्चर हो जाए और इनमें फ्रैक्चर हीलिंग को अगर आप कंपेयर करते हैं तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें हीलिंग स्लो होती है एज कंपेयर टू द नॉन डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें शुगर नहीं है एंड दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक न्यूरोपैथी। उनके अंदर जो फ्रैक्चर की हीलिंग है, बोन के जुड़ने का अमल तेज होता है, नॉन डायबिटिक में और डायबिटिक में स्लो होता है। इफ वी टॉक अबाउट नंबर 3rd पॉइंट दैट इज इंफेक्शन। अगर फ्रैक्चर हुआ है और फ्रैक्चर्ड बोन ने टीयर कर दिया है टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू, स्किन की लेयर्स को, और वो ओपन फ्रैक्चर हो गया है, और आपको ये बात बहुत इजीली अंडरस्टैंड होगी कि ओपन फ्रैक्चर में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू क्लोज फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन एक और रिलेटेड प्रॉब्लम बिल्डअप हो गई कि एक तो फ्रैक्चर हीलिंग स्लो होगी और दूसरा इन्फेक्शन जो है वो उस फ्रैक्चर की स्लो हीलिंग को ट्रिगर करेगा, स्लो हीलिंग को रिवर्स नहीं करेगा।
तो अगर आपके ओपन फ्रैक्चर की साइड पे वूंड इन्फेक्शन है तो उन मरीजों के अंदर भी या तो बोन बहुत स्लो हील होगी, फ्रैक्चर्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ बोन बहुत स्लोली यूनाइट करेंगे और फ्रैक्चर हील अप होगा, या फ्रैक्चर हीलिंग डिले होना शुरू हो जाएगी विथ पैसेज ऑफ टाइम. And fourth reason is diet rich in vitamin D and calcium. अगर फ्रैक्चर होने के बाद आपकी डाइट विटामिन डी और कैल्शियम रिच डाइट नहीं है तो आपका फ्रैक्चर हीलिंग का जो प्रोसेस है वो डिले होना शुरू हो जाएगा. आपकी डेली बेसिस की कैल्शियम की, इफ यू टॉक अबाउट कैल्शियम की डेली बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1000 to 1200 mg इन अडल्ट्स. एंड आपको ये रूल आउट करना है कि ड्यूरिंग फ्रैक्चर क्या आप कैल्शियम रिच डाइट ले रहे हैं जो आपकी इस डेली रिक्वायरमेंट को मीटअप करती है और विटामिन डी की जो डेली रिक्वायरमेंट है उसको मीटअप करती है. अगर इसमें आपको एक टिप की फॉर्म में एक बताई जाए बात कि विटामिन डी की अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहते हैं तो अगर आप डेली बेसिस पे आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड इफ यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी कोलेस्ट्रॉल और हार्ट प्रॉब्लम्स तो अंडे की जो यॉक है वो विटामिन डी का रिच सोर्स होती है. अगर आप डेली बेसिस पे रिसर्चेस के डिपेंडेंसी पे अगर हम बात करें तो अगर आप डेली बेसिस पे 2 एग यॉक यूज़ करते हैं तो आपकी डेली की जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है वो 80% पूरी होती है. और अगर आपकी डाइट कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच नहीं है तो जाहिर बात है आपका जो फ्रैक्चर है वो स्लो हीलिंग की तरफ जाएगा या प्रॉपर हील अप नहीं होगा. लास्ट पॉइंट, मेडिकेशंस. कि अगर फ्रैक्चर होने के बाद आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या इप्योप्रोफेन ये यूज़ कर रहे हैं, ये मेडिसिन्स ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो को अफेक्ट करती हैं. और जब जाहिर बात है ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होगी तो टारगेटेड साइट पे जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई पहुंचनी है और फ्रैक्चर की हीलिंग को प्रोसेस को तेज़ करना है, जब वो नहीं होगा, ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो गया है तो आपकी इट्स अ जनरल सिनेरियो कि आपकी जो फ्रैक्चर हीलिंग है वो स्लो डाउन हो जाएगी. एंड इफ़ यू आर यूजिंग एनी मेडिकेशन तो अपने कंसर्न्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन से लाजमी आप सजेशन लें कि क्या आपने मेडिकेशन ये कितनी ड्यूरेशन यूज़ करनी है और इसका आपकी फ्रैक्चर रिकवरी के ऊपर क्या असरअंदाज हो सकता है. इस वीडियो में अभी तक मैंने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि जो फ्रैक्चर की हीलिंग को या तो स्लो कर सकते हैं और या एक ऐसा फेज डेवलप हो सकता है कि फ्रैक्चर की हीलिंग बहुत स्लो होने के बाद रुक जाए. उसमें नंबर 1 कि आपकी डाइट कैल्शियम और विटामिन डी रिच नहीं है, नंबर 2 रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, नंबर 3 मेडिकेशन, एंड नंबर 4 इन्फेक्शन, एंड नंबर 5 डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जो हीलिंग है वो स्लो होना शुरू हो जाती है. ये वीडियो थी आप लोगों को एजुकेट करने के लिए, स्पेसिफिकली उन मरीजों के लिए कि जो फ्रैक्चर से सफ़र कर रहे हैं और वो वरीसम कंडीशन में है कि हमारा फ्रैक्चर हील क्यों नहीं हो रहा. तो ये पॉइंट्स उनके लिए थे. तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें. आने वाले दिनों में हम फ्रैक्चर के ऊपर और भी वीडियोस अपलोड करेंगे.